जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका इंश्योरेंस एक टॉपिक कंप्लीट किया, आज मैं आपके लिए नई बिजनेस सर्विस लाया हूं और उस सर्विस का जो नाम है वो है, बोलिए, नेक्स्ट बिजनेस एड्स टू ट्रेड नोन एज वेयर हाउसिंग। अब देखो, वेयर हाउसिंग को वेयर हाउस से कंपेयर नहीं करना, बिकॉज वेयर हाउस इज अ प्लेस in which warehousing can be performed. It means warehousing is an activity और warehouse एक place है। दोनों को एक समानता समझने की गलती मत करना। हम warehouse को गोडाउन बोलते हैं, warehousing को नहीं। warehousing एक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? मार्केटिंग एक्टिविटी है। तो सर ये warehousing होती क्या है? वैसे तो 11th में काफी डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन हुआ था आपका एड्स टू ट्रेड के वक्त, याद करो। ओके, वेयरहाउसिंग के टाइप, वेयरहाउस के टाइप भी मैंने आपको समझा दिए थे। देखिए, इस टॉपिक को 2 सेशन में कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो पहला सेशन आज का जो रहेगा वो रहेगा पूरा पोक सिस्टम, और दूसरा सेशन जो रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज सिस्टम। इन दोनों सेशंस में मेरे को वेयरहाउसिंग खत्म करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्स टू ट्रेड है आज के जनरेशन के अंदर। पूछो क्यों? क्योंकि आज अगर तुम्हें व्यापार करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस, तो उसके लिए सबसे मेन टूल है मार्केटिंग। बोलो क्या? और मार्केटिंग मैंने आपको वर्ड सिखाया नहीं अभी तक। पूछो क्यों? बड़ा कंसेप्ट है, वो एक दिन में आने वाला कंसेप्ट नहीं था। इसलिए जब आपको चैप्टर सिखाऊंगा मार्केटिंग 8वां, तब आपको मार्केटिंग टर्म क्या है वो समझाऊंगा। और जब मार्केटिंग एक बार तुम्हारे पल्ले पड़ गया तो प्रैक्टिकल लाइफ में आज की तारीख में, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर मार्केटिंग क्यों जरूरी है वो तुमको समझ में आ जाएगा। किस किस को न्यू स्टार्टअप शुरू करना है यहाँ पे? किस किस को एज अ एंटरप्रेन्योरशिप करनी है? तो एज अ एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आपको सबसे पहले एक टूल चाहिए, वो है मार्केटिंग। आज एक व्यापारी तभी सक्सेसफुल होगा जब उसको मार्केटिंग करने आएगा। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट एलिजिबल टू ग्रोथ योर बिजनेस। दैट्स वाई अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने बिजनेस को मार्केटिंग में डालना पड़ेगा। और मार्केटिंग का एक मेन फंक्शन है नोन एज वेयर हाउसिंग। सर मार्केटिंग का काम क्या है? मार्केटिंग का अल्टीमेटली गोल है टू इंक्रीज द टर्नओवर इनडायरेक्टली। हाउ? सुनो, ध्यान दो, एग्जांपल समझो। देखो, कुछ लोगों को लगता होगा मार्केटिंग जो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं या विजिबिलिटी को बोलते हैं। नो, मार्केटिंग हर वो सोर्स जो तुम्हारे सेल्स को बढ़ाए, उस फील्ड को आप मार्केटिंग बोलते हो। और वन ऑफ देम इट इज वेयर हाउसिंग एक्टिविटी जो आपके टर्नओवर को बढ़ाता है। कैसे? तो पहले वेयर हाउसिंग समझते हैं और फिर कैसे तो वो समझते हैं। देखिए, व्हाट इज द वेयर हाउसिंग एक्टिविटी? जब कोई एक व्यापारी अपने गुड्स का स्टोरेज करता है। स्टोरेज क्यों जरूरी है? अगर मेरे पास गुड्स का अवेलेबिलिटी नहीं है तो व्हाट कैन आई सोल्ड इट, व्हाट कैन आई सेल इट? मैं बिजनेस की एक्टिविटी कैसे करूंगा? तो दैट्स व्हाई अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सो एक जब मैं बीइंग अ बिजनेसमैन, जब मेरे पास गुड्स अवेलेबल रहेगा तभी जाके मैं इजीली उसको बेच पाऊंगा जब उसकी डिमांड आएगी। और जो गुड्स अवेलेबल रहेगा उसके लिए पहले मुझे गुड्स को क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। देखो, याद करो, आपके बड़े एंसेस्टर्स जब बिजनेस करते थे तो आपने उनके वर्ड सुने होंगे कभी कि बिजनेस बेटा कस्टमर पूछ के नहीं आता, ग्राहक पूछ के नहीं आता कुछ भी। जैसे एग्जांपल, अभी कोई गुड्स नहीं रहता अवेलेबल तो बड़े लोग हमको चलाते ये अवेलेबल करके रख। पूछो क्यों? क्योंकि कस्टमर पूछ के नहीं आता उसको क्या चाहिए। इसलिए अगर आपके पास वो गुड्स अवेलेबल नहीं रहा तो इसका 2 लॉस है। पहला, वो तो गया ही गया, साथ में कस्टमर आपकी इमेज बना देगा कि हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होता नहीं है। और एक बार उसके माइंड में वो इमेज हो गई तो वो आपके दुकान में कभी नहीं चढ़ेगा। दैट्स वाई गुड्स का अवेलेबल करने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी है गुड्स का स्टोर करना। और जब मैं कोई स्टोरिंग एक्टिविटी करता हूं, जिस भी प्लेस के अंदर मैं वो स्टोर करने का काम करता हूं, उस काम को हमने नाम दिया वेयर हाउसिंग। बट द स्कोप ऑफ वेयर हाउसिंग इज वाइडर देन स्टोरिंग।
because only storing process is not a warehousing. It include standardizing, it include branding, it includes packing, it includes standardizing, it include branding and it includes वो आगे सब स्टोरिंग ऑफ गुड्स। जब भी कोई व्यापारी 4 एक्टिविटी करता है, कौन कौन सी? सबसे पहले वो करता है गुड्स को स्टोर, फिर करता है ग्रेडिंग, ग्रेडिंग यानी छांटना, फिर तीसरा एक्टिविटी करता है वो पैकिंग, फिर पैकिंग के बाद उसका स्टैंडर्ड फिक्स करता है स्टैंडर्डाइजिंग, और फिर उसकी ब्रांडिंग करता है। ये 5 एक्टिविटीज को हम वेयरहाउसिंग एक्टिविटी कहते हैं। और ये पांचों एक्टिविटी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग में काम में आती है। मार्केटिंग इसी को कहते हैं, लेकिन मार्केटिंग का टर्म बड़ा है बिकॉज वेयरहाउसिंग इज ओनली वन टूल फॉर द मार्केटिंग। यानी क्या? सुनो, देखो जैसे स्टोरिंग क्यों जरूरी है समझा आपको? जब भी डिमांड बढ़े उसकी, तो मेरे पास गुड्स का अवेलेबल होना जरूरी है। वो अवेलेबिलिटी का काम करता है स्टोरिंग ऑफ गुड्स। अब जब कोई हम गुड्स स्टोर करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे पास जो गुड्स है वो एक ही क्राइटेरिया के, अगर मुझे मार्केट का सेगमेंट टोटल कंप्लीट कवर करना है, यानी क्या? देखो तुम्हारी दुकान ना अमीरों से चलती है और ना ही सिर्फ गरीबों से चलती है, ना ही सिर्फ मध्य वर्गीय लोगों से चलता है। तुम जब तीनों क्लासेस के कस्टमर अपने पास रिटेन करोगे, क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? रिटेन करोगे, तब जाके तुम्हारी दुकान ग्रोथ एंड एक्सपांशन की ओर जाएगा। अब सर ये रिटेन करने के लिए तीनों क्लास के गुड्स, तीनों क्लास के कस्टमर को खुश करने के लिए तुम करते हो ग्रेडिंग प्रोसेस। क्या करते हो? ग्रेडिंग का मतलब होता है छांटना, और वो छांटने के बाद जब तुम तीनों की अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स करते हो कि ये अपर प्रोडक्ट है, ये मिडिल क्लास प्रोडक्ट है, ये लोअर क्लास प्रोडक्ट है, तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग एक्टिविटी नोन एज वेयरहाउसिंग एक्टिविटी। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ग्रेडिंग। अब देखो आज छोटी से छोटी दुकान और बड़ी से बड़ी दुकान जो आज कंपनी बन के आज लार्ज स्केल में बिजनेस ग्रोथ कर रही है, उन सब ने अलग अलग ग्रेडिंग की। एग्जांपल दूं, ओप्पो की बात करता हूं। देखो ओप्पो ने क्या किया? ओप्पो ने मोबाइल बनाया। मोबाइल बनाने के बाद उसने सिर्फ अमीरों को नहीं देखा, उसने एक ही मटेरियल से 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। पहला बनाया उसने ओप्पो, दूसरा बनाया वीवो, तीसरा बनाया वन प्लस, चौथा बनाया उससे नीचे रियलमी। अब आप देखो मोबाइल तो भैया एक ही रॉ से बन रहा है, एक ही फैक्ट्री में बन रहा है, लेकिन उसने क्या किया? उसने 2-3 प्रोडक्ट फीचर्ड इधर उधर के डाल के करके उसने सभी क्लास के कस्टमर्स को रिटेन करने की कोशिश की। आज सबसे अमीर धनी व्यक्ति जो होता है, अगर उसको मोबाइल चाहिए तो जाता है वन प्लस पे, उसके नीचे वाला ओप्पो पे, उसके नीचे लगा तो वीवो पे, और सबसे नीचे वाला जो गरीब है जो 10,000 में उसको जतरा चाहिए मोबाइल में, तो वो पकड़ता है रियलमी। इस तरीके से आज देखो, अगर मोबाइल कंपनियों की बात करता हूं, मोबाइल कंपनियों की, तो हर 100 में से 70 मोबाइलें ओप्पो वीवो रियलमी और वन प्लस की ही बिकने वाली है। इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंट को हायर करके ग्रेडिंग प्रोसेस के थ्रू। तो इसी प्रकार जब एक व्यापारी अपना ट्रेडिंग करे या मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसके लिए ग्रेडिंग प्रोसेस जरूरी है। ग्रेडिंग का काम क्या है? ग्रेडिंग का काम है रिटेनेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन वेरियस सेगमेंट्स। यानी कोई भी सेगमेंट है, 10,000 वाला चाहिए तू मेरा ग्राहक बन जा, 15,000 वाला चाहिए, अरे मैं देता ना देखो मोबाइल, तू मेरा ग्राहक बन जा, 20,000 वाला चाहिए, मेरा ग्राहक बनता है, अरे तू तो एप्पल लेने वालों में से, रुक देखो मैं कन्वर्ट करता वन प्लस में। एप्पल वाला जो बंदा है वो उसका सब्सक्रिप्शन वन प्लस में ढूंढता है। इस तरीके से आप नोटिस करो, आज सभी के सेगमेंट वाले कस्टमर उसके पास है बिकॉज ऑफ ग्रेडिंग प्रोसेस। अब बताओ, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ बाहर का चमड़ी, मतलब मोबाइल का बॉडी जो है, बॉडी मोबाइल का बॉडी
और अंदर के 2-3 फीचर्स इधर के उधर करने हैं, बाकी तो फैक्ट्री भी एक है, सब एक है, चलाओ सब में। लेकिन क्या हो रहा है, एक ही रॉ से बन रहे 4 क्राइटेरिया के एटम्स नोन एज ग्रेडिंग प्रोसेस, नोन एज वेयरहाउसिंग एक्टिविटी। देखो मार्केटिंग हुई कि नहीं हुई। अब आज मार्केट, इंडियन मार्केट सेगमेंट लेके बैठा हुआ है। देखो एक समय पे एमआई चली, लेकिन वो गरीबों का मसीहा बना, मिडिल क्लास का मसीहा बना। लेकिन जो थोड़ा हायर क्लास और एकदम हायर क्लास है, उन्होंने एमआई को प्रेफर नहीं किया, डिनाई कर दिया, और वो रिटेन नहीं होने की वजह से आज ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी रिटेन नहीं हो पाए। आज का और सेल और एमआई का पहले का सेल में बहुत ज्यादा फर्क हुआ। एमआई और वीवो और ओप्पो को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज कोई भी कस्टमर आए, सब मेरा ही ग्राहक है, सब मेरा ग्राहक है। अमरावती में, अमरावती सिटी के अंदर 4 व्हीलर का जो डीलर है, हर कंपनी का डीलर एक ही है, हर कंपनी का डीलर एक ही है। तुमको सुजुकी का चाहिए, जाओ जाओ ले लो, मेरी दुकान है। तुमको ह्युंडई का प्रोडक्ट चाहिए, जाओ मेरी दुकान है। तुमको नीचे ना रेनॉल्ट में, अरे जाओ मेरा ही शोरूम है। तुमको मर्सिडीज नहीं होगी। सोचो ग्रेडिंग प्रोसेस क्या हुआ, मार्केट वन साइड कैप्चर, मार्केट वन साइड। अब सुजुकी वाले को बोलेगा, सुजुकी वाले के शोरूम में जाओगे आप और बोलोगे नहीं नहीं ह्युंडई में तो ये फीचर्स है, तो सुजुकी वाला ना बोला सर ठीक है आप ह्युंडई ले लीजिए, उसको पता है अंदर ही मालक के पास ही जा रहा पैसा। अरे समझा क्या? देखो ग्रेडिंग में कितना दम है। ग्रेडिंग करके तो मैंने छोटे एग्जांपल नहीं दिए, मैंने तुमको बड़े एग्जांपल दिए। आज जो मार्केट में सेगमेंट लेके बैठा है सब कुछ, जो लीडर है, लीडर मार्केट के लीडर्स, वो कैसे बने लीडर? उन्होंने सिर्फ एक क्राइटेरिया के कस्टमर्स को हायर नहीं किया, डिपेंडेंट नहीं हुए, वो सभी क्राइटेरिया के कस्टमर्स के ऊपर लेके कैप्चर करके बैठे हुए, इसलिए वो मार्केट के अंदर लीडर है। अरे आ रहा क्या समझ में आपको? तो ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? छांटना। क्या होता है? छांटना। कि जब आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग क्राइटेरिया में छांटते हो और वो वेरिएशन सबको देते हो, तो उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? सस्ता भी है तो मेरा है, महंगा भी है तो मेरा है, मैं बेचने के लिए रेडी हूं, आप सब लेने के लिए रेडी हो जाओ। दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग प्रोसेस। क्या लोगे उसको? ग्रेडिंग के बाद भाव फिक्स करना, नहीं पैकिंग। अब पैकिंग दो काम करता है, पैकिंग दो काम करता है। एक तो गुड्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और दूसरा गुड्स का रिटेंशन मतलब अटेंशन बढ़ा के उसका टर्नओवर बढ़ाता है। और आप ही देख लीजिए, आप जब कोई पैकिंग करते हो, पैकिंग तो पैकिंग आप कस्टमर के सामने करोगे क्या? नहीं, वो कोई तो भी एक प्लेस पे होगा, उस प्लेस को हम बोलते हैं वेयर हाउस, क्योंकि वेयर हाउस में स्टोरिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग ये सब पीछे होता है। आप देखो कस्टमर के सामने आप पैक नहीं करोगे। जो गुड्स होते हैं जिसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है वो पहले से ही पैक होते होता है, और अच्छी पैकिंग करके आज हम मार्केट को लीड कर सकते हैं। आप देखो आपके माल में दम रहे या न रहे, पैकिंग अच्छी रही तो खुद ही अपने आप प्रोडक्ट बिकता है। इसलिए आप देखो सभी कंपनियां जो भी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, फोकस कर रही है अपनी पैकिंग्स पे। वो पैकिंग इस तरीके से अट्रैक्टिव बना रही है कि पैकिंग के ऊपर वो खर्चा इतना कर ले रही है कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, उसकी पैकिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जस्ट लाइक आप एपी, पार्ले का एक प्रोडक्ट है एपी फिश। ओके, अब एपी फिश के ऊपर आपको 10 रुपए की जो बॉटल आती है एपी फिश की, उसको एपी के लिक्विड को, यानी जो मेन मटेरियल है उसको बनाने में खर्चा कम आता है, उसकी बोतल का कॉस्टिंग ज्यादा है। उसकी बोतल देखो कितनी खतरनाक रॉयल दिखती है, ब्लैक, पूरा ब्लैक कलर में, एकदम स्टैंडर्ड। उसने वो देखा ना आपने कितने अच्छे तरीके से वो मोल्डिंग, यानी उसकी बोतल की कॉस्ट, यानी पैकिंग कॉस्ट उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट से महंगी है। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। जो बड़े बड़े आपने कुछ खाया होगा, चूड़ा वगैरह या चिप्स वगैरह, ये चिप्स बनाने की जो नमकीन है, ये नमकीन के प्रोडक्ट का अंदर का मटेरियल कम का कॉस्ट में आता है, उसका ऊपर का पैकिंग का लेयर महंगा आता है। तो ये क्यों है? रीजन है दिखावा। आज जो दिखेगा वही, और दिखाने का काम कौन करता है? प्रॉपर पैकिंग। तो पैकिंग करके मैं अपने गुड्स की
गुड्स की डिमांड बढ़ा सकता हूं, और पैकिंग में अपने कस्टमर के सामने तो करूंगा नहीं, ऑफ कोर्स अपने पीछे बैकएंड में करूंगा। तो उस प्लेस जहां पे वो पैकिंग करते हैं, उस पैकिंग प्लेस को हमने नाम दिया वेयर हाउस, और ये पैकिंग एक्टिविटी को नाम दिया वेयर हाउसिंग। क्या बोला हमने उसको? तो तीसरा काम है वेयर पैकिंग करना। चौथा काम है स्टैंडर्डाइज फिक्स करना। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सही भाव, न कम होना चाहिए न ज्यादा। अगर आपने एक भाव, देखो सबसे मेन पता है क्या? डिटरमाइन योर प्राइस, क्योंकि डिटरमाइन योर प्राइस तय करेंगे आपका टर्नओवर। मानते हो कि नहीं? एक प्रोडक्ट जो है ना, एक प्रोडक्ट का जब तक के प्राइस सही नहीं है तब तक आप मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, कोई कम प्रोडक्ट लाना, कोई प्रोडक्ट में दम है, लेकिन उसका प्राइसिंग कम कर देना, वो प्रोडक्ट की डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि लोगों का एक साइकोलॉजी कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? जो सस्ता है वो ऐसे ही है, जो महंगा है वो अच्छा है। लेकिन ये गलत है। आज देखो एप्पल, इसलिए एप्पल कंपनी है क्योंकि उसका प्राइसिंग है। जिस दिन एप्पल ने अपना प्राइसिंग गिरा दिया, मार्केट में उसको एक प्रोडक्ट न खरीदे, क्योंकि एप्पल जितना रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कोई नहीं है, सिर्फ वो आधे कटा हुआ एप्पल को दिखाने के लिए लोग खरीदते बस। आप देखो सब कवर करेंगे, लेकिन वो आधा अधूरा एप्पल जो काटा हुआ खाया हुआ है वो बराबर दूर से ही फोकस करेंगे। बराबर कि नहीं? अरे लोगो ही बोल रहा। समझा आपको? क्लियर? आप देखो कैमरे में सेल्फी निकालेंगे, काईने में रुक के, हाथ गलती से अगर एप्पल पे छप गया तो लोग बोलते नहीं लोग दूसरा निकालेंगे, एप्पल तो अंधे। ये ब्रांडिंग क्रिएट किसने की? स्टैंडर्डाइजिंग ने। और व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? सही प्रोडक्ट का सही भाव, न कम न ज्यादा। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है जितना, उतना भाव आपने तय कर लिया एक बार, तो प्रोडक्ट अपने आप बिकता, वो प्रोडक्ट अपने आप बिकता। और दूसरा आपका कंटिन्यूअस सेल इंक्रीज होगा, टर्न इंक्रीज होगा। देखो एक नोटिस में, अच्छा ये प्रोफेशन में भी होता है। इट इज नॉट बिलोंग्स टू ओनली इन बिजनेस फील्ड, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोफेशन। देखो एक बात सुनो, अब हाँ बेटा वही तो बात है, आप जो सर्विस दे रहे हो उस सर्विस का भाव अगर आपने सही फिक्स नहीं किया, सही यानी क्या? न कम होना चाहिए न ज्यादा। अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल, ध्यान दो समझो, आज आपको वननेस कॉमर्स क्लास 11, 12, 18,000 में पढ़ा रहा है, 18,000 रुपए 2 साल के हम आपको सर्विस दे रहे हैं, बराबर कि नहीं? अब यही अगर सर्विस अगर मैं 12,000 में दूंगा, 12,000 में, तो शायद जो आज जितनी मेरे पास पॉपुलेशन होती कमी आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि आज अगर मैं 5वीं क्लास के बच्चे की फीस की बात करूं, मेरे पास एक मैडम आती है फाइनल ईयर पढ़ने, वो पोदार की टीचर है। कौन सी है? पोदार स्कूल में टीचर है। अब पोदार स्कूल में टीचर मेरे पास फाइनल पढ़ने आते, वो बच्चों को पढ़ाती है। मैं पूछता हूँ कि मैडम आप बच्चों से कितना फीस लेते हो? तो बोलती है मैं 700 रुपीज महीना ले रही हूँ। बच्चे कितने अभी तक बेचारे समझ गए तुम लोग? हाँ, नन्हे मुन्ने एकदम नर्सरी KG 1 के। तो आज सबको पता है कि अगर एक नर्सरी क्लास और KG 1 बच्चे की फीस अगर 500 रुपये महीना एवरेज, तो एक साल में होते हैं 5,000 रुपए। क्या होता है? 5,000 रुपए नहीं, 6,000 रुपए। अब 6,000 रुपए अगर महीने साल में होता है, 6,000 रुपीज अगर साल के होते हैं, तो ये 12,000 में 2 साल मुझे 11, 12 क्या पड़ेगा? इसलिए आप देखो जिन्होंने प्राइस वॉर खेला वो सब गए। ये प्राइस, इसको मार्केटिंग में प्राइस वॉर बोलते हैं। जो आपका भाव मार्केट के अंदर कम करते ना जानबूझ के, वो उसको प्राइस वॉर बोलते हैं। प्राइस वॉर खेलना, लेकिन कब? पहले अपना गुडविल पर कमाना। देखो आज अगर एक ब्रांडेड पर्सन, एक ब्रांड अर्न की हुई, गुडविल अर्न किया हुआ पर्सन अपना भाव गिराता है कुछ समय के लिए, तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, लेकिन आपने गुडविल बनाई ही नहीं अभी तक के,
और आप बोलोगे कि मैं कम भाव में रेडी हूं देने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। तो इसलिए याद रखना हमेशा कि हर प्रोडक्ट का एक सही भाव होना चाहिए। वो सही भाव से अगर आपने नीचे का भाव किया तो भी गलत, और ज्यादा भाव किया तो भी गलत। आज आप देखिए वननेस कॉमर्स क्लासेस के अंदर जो हम फीस स्ट्रक्चर तय करते हैं, सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग पता है क्या होता है? ओनली सिलेक्शन ऑफ फीस स्ट्रक्चर एवरी ईयर। हर साल सिर्फ एक मुद्दे, फीस को हम कितना डिटरमाइन करें, इसको एक डिसीजन को सिर्फ लेने के लिए कई सारी हमारी मीटिंग होती है, मैनेजमेंट मीटिंग, और जब तक के यू डोंट क्रॉस इट, ओके, समझा क्या? आप सुनने आए हो, सुनो चुपचाप से। इसलिए क्योंकि अगर मुझे टोटल सेगमेंट लीड करना है, यानी एक गरीब का बच्चा भी मेरे पास पढ़ पाए, एक मिडिल क्लास भी पढ़ पाए, एक हाई क्लास को भी लगे यार मैं कहाँ के बस गया, ऐसा फील ना हो पाए, इसके लिए मुझे कॉम्पिटेंट सर्विस के लिए कॉम्पिटेंट प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। और वो प्राइस ऐसा होना चाहिए जो ना कम होना चाहिए ना ज्यादा। आप देखिए, नोटिस डाल रहा हूं एक बात, आप देखिए मेरे कॉम्पिटिटर बाजू में जब आया था तो उसने फीस रखी 18,000 रुपए या 17,000 रुपए साल, 2 साल के। कितने थे? 20 थे, ओके। अब 20,000 रुपीज प्राइस रखी, नया नवेला आया, और जबकि मेरी फीस है 18,000 रुपए। अब आप देखो इट इज स्टैंडर्डाइज और नॉट, तो मैं कहूंगा नो। अगर मैं अगर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आता था और एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के सामने मैं अपनी ट्यूशन क्लास आता था, तो मेरी प्राइस होती थी 16 या 15,000 रुपए, 16,000 या 15,000 रुपए। किसने किया ये? हाँ, एक मिनट, आप देखिए। अब उन्होंने क्या किया, पहले साल में 20,000। मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ, ओनली केस स्टडी, ओनली प्रैक्टिकल सिखाना है तो मुझे आपको केस स्टडी देनी पड़ती है। ये किसी के लिए पर्सनल नहीं है, ओके, तो उसको पर्सनल लेना भी नहीं है। हाँ, अब क्या हुआ, पहले साल में जब आए तो 20,000 रुपीज मार्केट प्राइस रखा, जबकि मार्केट में इस सेगमेंट के अंदर, इस मार्केट के अंदर हम लीड कर रहे हैं। अगर हम मार्केट लीडर है तो हमारी अगर फीस है 18,000 रुपए 2 साल के, तो उनको मेरे नए नवेले कॉम्पिटिटर्स को कितनी फीस रखी गई थी? 15 या 16,000 रुपए रिटर्न करने के लिए, बराबर। इसको बोलते प्राइस वॉर। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, पहले रखा 20,000 रुपए, सबसे बड़ी गलती वो कर दी। अब 20,000 रुपए रखने के बाद एक नंबर ऑफ संख्या तो गई, नो डाउट गई, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे नेक्स्ट ईयर में उनको ज्यादा जल्दी रिटेन चाहिए था मार्केट, उन्होंने प्राइस कर दी 12,000 रुपए या 11,000 रुपए। अब आप सोचो 20 के डायरेक्ट 11,000 रुपए अगर आ गई फीस, तो कोई भी जानने को सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अब बताओ ये प्राइस वॉर हुआ क्या? नहीं, ये बेवकूफी हुई। पूछो क्यों? अब आप अगर नोटिस करोगे तो जो बच्चे ने आपके पास पिछले साल 20,000 भरे होंगे, अगर उसका कोई जूनियर बोलता कि अरे मेरे को तो 11 में सिखा रहा अभी, तो बताओ उसके सामने क्या इमेज बनी होंगी? उस सामने इमेज पड़ेगी कि यार मैंने फिर 20 को दिया, सिखाने वाला वही है, सिखा रहा मेरे को वही है, सामने वाले को भी वही सिखाएगा, तो उससे ले रहा 11, हमसे ले रहा 20। तो ये क्वेश्चनिंग उठती है। क्या होती है? क्वेश्चनिंग्स। एक हमेशा प्रोफेशन में कभी प्राइस को डिक्लाइन नहीं करते, या तो रिटेन करो या तो ऊपर जाओ, नीचे नहीं आते। जो क्यों? अगर नीचे आने लगे तो आपके जो सीनियर आपने सर्विस दी है उस पर क्वेश्चन मार्क होता है कि रीजन क्या दोगे वैलिड। इसमें क्या होगा? इंटरनल मैनेजमेंट आपका खराब हो जाएगा पूरा। अब आप देखो जो पिछले साल उन्होंने 12वीं क्लास में जो अभी जा रहे हैं, जो उन्होंने 11वीं में एडमिशन होगी 20,000 रुपए देकर, अब वो नए नवेले जो बच्चे आते हैं उनसे 11,000 रुपए लेंगे, तो जो सीनियर है वो अपने सर से पूछेंगे नहीं क्या कि सर हमने क्या दोष किया था, उनको 11 में पढ़ा रहे हो, हमसे 20 ले रहे हो, भाई ये फर्क क्या है? सब स्ट्रक्चर सेम है, सब सेम है। उनके पास कुछ आंसर नहीं रहेगा, और आंसर नहीं रहना तो वहां पे इंटरनल ग्रोथ जो है ना, वो रिटेनेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आप देखो मैंने जब प्राइस वॉर जब मार्केट में आया, मैंने 5 साल प्राइस को रिटेन किया। 5 साल मैं बढ़ नहीं पाया था, लेकिन मैंने कम नहीं किया। आपको पता है जब मैंने फर्स्ट ईयर अपने करियर को स्टार्ट किया, मेरी 11-12 की फीस थी 8,000 प्रोफेशनली। 8,000 से नेक्स्ट ईयर गया मैं 10,000, उसके थर्ड ईयर में गया मैं
12,000, फोर्थ ईयर में गया 14,000 और फिर गया मैं फिफ्थ ईयर में 17,000। तब तक मार्केट में 5वें साल में, मेरे करियर में 5वें साल से मेरे पास कॉम्पिटिटर आ चुके थे इस मार्केट में। तब तक नहीं थे, जब तक नहीं थे मैं रफ्तार में बढ़ाते गया। जैसे ही कॉम्पिटिटर आए, मेरे एक्सपर्ट टीम ने बोल दिया, सजेशन टीम जो है, एडवाइजरी टीम ने बोला सर इससे ऊपर नहीं बढ़ना, क्योंकि जब मेरे नए कॉम्पिटिटर आए तो वो मात्र 10,000, 11,000, 12,000 में वो पढ़ाना, नहीं 8,000 में शुरू हुए, 8,000 में नहीं, सॉरी 8 नहीं, 11,000 रुपए थे, सॉरी। अब 11,000 रुपए में वो 11, 12 पढ़ा रहे, मैं 17 ले रहा हूँ। स्टिल मेरे पास एक अच्छी ग्रोथ थी, नो डाउट, तब भी मेरे पास अच्छी ग्रोथ थी। लेकिन मैंने 6वें साल, सोचो जो बंदा पहले साल से 5वें साल में कंटिन्यूसली वो अपनी फीस को ग्रोथ कर रहा है, 5वें साल में ऐसा क्या हो गया, 6वें साल से 10वें साल तक के नो फीस रिटेन, नो फीस ग्रोथ, ओनली रिटेन। फीस स्ट्रक्चर में क्यों हमने रिटेन रखा? रीजन क्या था? कंपटीशन देखकर। अगर उस टाइम पे मैंने गलती से अपने होशियारीपंती में, जैसे हर साल मैं ग्रोथ कर रहा हूं, उस साल बड़ा होता था, तो आज जितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ हमारे पास रिटेन की हुई है वो शायद नहीं होता था। और फिर 5 साल पूरे कंटिन्यूअसली 17,000 रुपीज फीस रही। और उसके बाद क्या हुआ? अभी ये साल मैंने 1,000 इंक्रीमेंट किया, 18,000 रुपीज मेरी फीस है। अब मुझे मेरी एडवाइजरी टीम ने अगेंस्ट है कि सर अब आपको 2-3 साल यहां पे अब नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन कॉस्ट महंगा हो गया था। नहीं तो वही तो बात है ना, कॉम्पिटिशन को देखकर। और मजे की बात क्या है, इस बार की मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली मेरे इससे। आपको मालूम है जब 17,000 मेरी फीस थी ना और मैंने 18 की ना, पूरी टीम मेरे अगेंस्ट थी कि सर नहीं, ये वक्त नहीं था आपको बढ़ने का, ये वक्त में हाईली कॉम्पिटिशन है। क्या ये? मतलब नहीं, मुझे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इतना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ देनी है तो मुझे उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, प्रॉफिट पिलाना है तो मुझे एटलीस्ट स्लाइड में बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। नहीं, सब अगेंस्ट थे, नहीं बढ़ाओ, मत बढ़ाओ सर प्लीज, नहीं मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बीइंग डायरेक्टर मेरा डिसीजन था लेना, मैं ले लिया, रिस्क था। और उस टाइम जब तक के नंबर ऑफ स्ट्रेंथ मेरे पास नहीं आई थी, तब तक मुझे मेरी पूरी टीम ताना मारी थी, सर आपने स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर नहीं किया है। और जब एक नंबर ऑफ ग्रोथ अच्छी आ गई तो मतलब सर स्टैंडर्डाइजेशन बराबर था। समझा क्या? तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है ऑफलाइन की? तुम्हारी स्ट्रेंथ है 60 अप्रॉक्स। मेरी अभी करंट की 11 की बैच है 73+। कितनी है? अब बताओ ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? तो बताओ ये प्राइसिंग सही हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजिंग। सही भाव, न कम न ज्यादा। कम हुआ तो आपका वैल्यू डाउन करेगा। प्रोफेशनल में तो कम जाना ही नहीं, मैं बोलता। पूछो क्यों? जिसने कम किया उसकी इमेज मार्केट में गिरती कि इसके पास आ रहे नहीं बच्चे, शायद इसलिए वो कम कर रहा। देखो पूरा खेल टेंडेंसी से। हमें कस्टमर की सोच पे अपने मार्केट को चलाना है भैया, अपने सोच से नहीं। जिस दिन आप कस्टमर बनके कस्टमर के लिए बिजनेस करने लगे ना, उस दिन आपका बिजनेस अपने आप ग्रोइंग स्टेज पे आएगा। समझा क्या? टीचर को स्टूडेंट बन के पढ़ाना पड़ता है और व्यापारी को कस्टमर बन के व्यापार करना पड़ता है। और फिर ये दो जो जलवे होते हैं ना, वो अपने आप खेल खेलते हैं। आज बड़े बड़े व्यापारी दिग्गज इसलिए व्यापारी बने, सक्सेसफुल बने, क्योंकि उन्होंने कस्टमर बन के, कस्टमर की सोच को खेल के, कस्टमर को फील करके उन्होंने अपना हर एक प्रोसेस कंप्लीट किया। और ये भी आता है वेयर हाउसिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि प्राइसिंग फिक्स करना भी हम लोग कस्टमर के सामने नहीं करते, ये सब बैकबोन होता है। और जिस प्लेस के अंदर हमने प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स कर दी, हम कहेंगे कि हमने एक वेयर हाउसिंग एक्टिविटी की। कहां पे? वेयर हाउस के अंदर। गॉट इट? तो फोर्थ प्रक्रिया कौन सी है? स्टोरिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग के बाद फिक्स करना है, और स्टैंडर्डाइजिंग करने के बाद आपका फिफ्थ स्टेप प्रोसेस अपने आप खड़ा देना, ब्रांडिंग। व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग का मतलब क्या होगा बताओ?
पॉपुलरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, या आपका प्रोडक्ट कितना पॉपुलर है। 2 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट मिला, मैं उसको नहीं पहचानता था एक्चुअली, 10th का स्टूडेंट था। बोला सर अंकुश सर कैसे हो, ना बढ़िया। बोला सर आप मेरे को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं 10th में हूँ, मैं एक ट्यूशन क्लास का नाम दिया, मैं ऑफिशियल यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, वहाँ पे हूँ। अच्छी बात है, पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छी है। हाँ अभी 10th के पेपर है ना अभी तुम्हारे मार्च में, हो गई पढ़ाई? हाँ सर चल रही है थोड़ी बहुत अभी। वैसे टेंशन नहीं है, अगले साल तो आपके पास ही आना है ना। क्या बोला? अगले साल तो, मेरे को वो बंदे का नाम तक नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है, उसने शॉर्ट बोल दिया अगले बार तो आपके पास ही आना है ना। इट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। भाई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपका ही खरीदना है, खरीदा नहीं है अभी तक, लेकिन खरीदना आपका ही है। और जब आप अपने बिजनेस को इस तरीके की ग्रोथ में लेके जाओगे ना, डेफिनेटली आप वन साइड चलोगे। उसने मेरी सर्विस ली नहीं है, ओके, बट स्टिल ये कंफर्म है कि 11 में कॉमर्स लूंगा तो ओसीसी में आना है। ये जो एक्टिविटी है ना, इट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। आप समझे क्या मेरी बात? और ये एक्टिविटी जहां 2 लोग और थे जो देख रहे थे मुझे, उन्होंने भी देखा कि यार ये तो पहले से बुक करके बैठा हुआ है ओसीसी को अपने माइंड के अंदर। कहां पे? एक व्यापारी अपना प्रोडक्ट तब नहीं बेचता जब उसके सामने कस्टमर आता है। जब अब एक व्यापारी अपना प्रोडक्ट तभी बेच देता है जब कस्टमर अपनी सोच के अंदर उसका प्रोडक्ट बिठा देता है। समझा आपको? तो आपको अपने प्रोडक्ट को उसके सोच में बिठाना है। जब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, तो जब उसको खरीदने की नौबत आई, वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। दैट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सब एक्टिविटी करके हमने एक फंक्शन चलाया बिजनेस का, वेयर हाउसिंग। अब सर सवाल ये आता है, इतनी सारी एक्टिविटी, मेरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बैठो नीचे। ये सब एक्टिविटी करके ये बिजनेस सर्विस क्यों इस तरह, बताओ? ये तो व्यापारी खुद करेगा नहीं। ये सब एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज बनी हुई है जो हम हायर करते हैं। क्या करते हैं? हायर करते हैं। और हायर करने के बाद वो एजेंसी हमारे लिए इनडायरेक्टली वर्क करती है सारी ये सब चीजों की। कैसे एग्जांपल दूं? देखो ध्यान दो, अब बता रहा हूं। आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ अपनी पैकिंग करके अपना प्रोडक्ट बेच रही है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो मैन्युफैक्चरिंग करके पैकिंग को आउटसोर्स कर रही है। आउटसोर्स, आपको मालूम है बहुत सारे एमआईडीसी में बहुत सारे सिर्फ ये बिजनेस करते हैं कि वो दूसरों के प्रोडक्ट पैकिंग करके देते हैं और बदले में कमाते हैं। इसका भी था पहले, क्रिश का ना, क्रिश है ना। तो इन्हें क्या कर रहे हैं, वो आपको और कुछ नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट लाओ, हम आपको अट्रैक्टिव पैकिंग, दिमाग पूरा हमारा, कैसे आपका प्रोडक्ट बिकेगा वो हमारा टेंशन है। हम आपको सिर्फ पैकिंग करके देंगे अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव पैकिंग करके आप अपना प्रोडक्ट जब डिस्प्ले करोगे मार्केट में अपने आप बिकेगा, ये हमारी गारंटी है। इसका हमें पैसा दो। ये पैसा करते मतलब वो बिजनेस करने के लिए पैकिंग वेयर हाउसिंग करके वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और दूसरों का बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं अपने आप। आप समझे क्या? आपको बता दूं, मैक्सिमम 50, अगर 100 प्रोडक्ट आप ब्रांडिंग खरीद रहे हो, 100 प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो एक कंपनी की, अगर एक कंपनी 100 प्रोडक्ट खुद के नहीं बनाती, वो सिर्फ अपना टैग लगा के चिपकाती है। समझा क्या? एमआई का पावर बैंक आता था, पावर बैंक, एमआई का पावर बैंक आता है। आपको क्या लगता है एमआई इतनी रिकामी बेटी कि आपके लिए पावर बैंक बनाते पड़ेगी? नहीं बेटा, उसको आपका पावर बैंक में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको मार्केट में लीड करना है, सब प्रोडक्ट बेचना है मोबाइल के रिलेटेड। वो पावर बैंक चाइना से लेती है किसी डीलर से, अपना सिर्फ चिपकाती है लोगो, वो बोलती है एमआई। समझा आपको? ऐसे बहुत सारी कंपनी। अब आपको क्या लगता है एप्पल अपना चार्जर खुद बनाता है? कौन बोला? एप्पल चार्जर किसी आउटसोर्स कंपनी से लेता है और अपने आप का टैग लगा के उसका मल्टीपल टाइम्स में उसकी वैल्यू बेचता है।
और वहां से भी कमाता है। जितनी भी मोबाइल कंपनी है, जितनी मोबाइल कंपनियां, वो अपने चार्जर खुद नहीं बनाती, अपने ईयरफोन्स खुद नहीं बनाती है, वो आउटसोर्स लेती है एजेंसी से, और वो एजेंसी का काम है कि इनके नाम का चिपका के देना और बेचो, ब्रांडिंग करना। इससे फायदा क्या हुआ? वो मैन्युफैक्चरर जो चार्जर बना रहा है सिर्फ, उसका भी बेनिफिट है, और जो मैन्युफैक्चरर अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ब्रांडिंग लगा रहा है, टैग लगा रहा है, चिपकाना है, उसका भी बेनिफिट है, उसका वो मल्टीपल टाइम्स को कमा के बेच रहा है। समझा क्या? ये देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान दो। अरे बेटा इतना अच्छा तुमको ज्ञान दे रहा बिजनेस का, लेते जाओ। इससे तुमने एक बात सीखी, सुनो कंक्लूजन, पूरा खेल गुडविल का है। गुडविल के चक्कर में तुमने कुछ भी बेचा तो बोलते कचरा भी सोने के भाव बिकता। पूरा खेल किसके ऊपर है? और आप नोटिस करो, जिसने भी बड़े बड़े दुकानें बनाई है, व्यापारी ने जिसने भी बड़े बिजनेस लार्ज स्केल में किए हुए, उन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसमें किया है मालूम है आपको? ओनली गुडविल को अर्न करने में, ओनली गुडविल को अर्न करने में, और कुछ भी नहीं है उनका खर्चा। गुडविल अर्न कर दिया, फिर जो मैं रखूंगा प्रोडक्ट आके बन के चलेगा ना भैया, आके बन करके चलेगा। और दैट्स व्हाई द एक्सपेंडिचर for the efforts on the goodwill, for earning of the goodwill is not expense, it's an investment. क्या है वो आपके लिए? ये बात के लिए वननेस थोड़ा पीछे। हम लोग, मेरा टीम बोलता है सर, हम जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जब मैं अपने हर एक एरिया का बजट तय करता हूँ, बजट करता हूँ मैंने, जैसे इंग्लिश के लिए इतना बजट है मेरे लिए, इकोनॉमिक के लिए इतना बजट, तो ये टीचर हायर करो, वैसे हर एक एरिया के लिए, डिपार्टमेंट एरिया के लिए मुझे बजट तैयार करने पड़ते हैं। मैं बनाता हूँ बजट हर साल के लिए। सबसे कम बजट में एडवर्टाइजिंग में देता हूँ। आप देखो कभी भी मेरे ओपन बैनर आपको नहीं दिखेंगे। वो जो रीजन क्या है उसका, ये हमारे लिए ड्रॉबैक है भला, क्योंकि अगर मैं जिस दिन ऐड करने पे आया या मार्केटिंग करने पे आया, अपनी वाली पे आ गया, मेरे को टेक्निक्स पता नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, कॉमर्स पढ़ा रहा हूं तो कॉमर्स जानता भी उसलिए पढ़ा रहा हूं, बराबर कि नहीं? तो उस दिन मैं इतना श्योर हूं कि मैं पूरा मार्केट एक साल या 2 साल के अंदर कैप्चर कर सकता हूं। लेकिन रीजन क्या है, मेरे पास उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अपने आप बढ़ जा रही है। अब इससे बड़ा हॉल क्या बनाऊं? जब यही हॉल अभी कम पड़ रहा मेरे को, तो मैं और बाहर का लेके करूंगा क्या? लेकिन जरूरी है, अगर ग्रोथ चाहिए तो होल मार्केट सेगमेंट चाहिए। एक क्राइटेरिया वाले लोग आपके दुकान को नहीं चला सकते। समझा क्या? यानी सबसे फोकस, आज से एक लेसन दे रहा हूं, लेसन दे रहा हूं, अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो ये लेसन सीख लो जितना हो सके, जितना आज से सब एफर्ट्स बाजू में कर दो। अपनी गुडविल के लिए जितना एफर्ट्स मार सक रहे हो मार लो। अब अभी एक पिक्चर, अभी अकोला में एक सबसे फेमस अभी एक दुकान चल रही है मोबाइल सेगमेंट में। यस, आपको नाम मैं ऑफिशियल नहीं कहूंगा। हर बच्चा उसके सब्सक्राइबर है, इंस्टा पे फॉलोअर है। एक मिनट भाई, आप नहीं बोल सकते थे, 3-4 मिलियन, इतने सारे सब्सक्राइबर कहां से है? 50,000। यानी अकोला की जितनी यूथ है उतना उसके पास है। क्या किया उसने? सबसे पहले उसने क्या किया मालूम आपको? उसने वीडियो बनाकर अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करने लगा, और ये उसको इतना इम्प्लीमेंट हो गया कि आज उसको देखा देखी में बाकी लोग भी आ रहे हैं। अब मैंने कल किसी और एक दुकानदार का वो ऐड देखा कि हम ये इसमें आया था, OnePlus का ईयरफोन मार्केट में मिलता है 1500, 1800, 1900, हम आपको दे रहे हैं 1300 में। एक मिनट देखो, किसी पर्टिकुलर मोबाइल फोन का दुकान का यहाँ पे नाम मत लो, मैं किसी का ब्रांडिंग करने नहीं आया यहाँ पे फिकट में। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पूछो क्यों? दुनिया फर्स्ट मूवर को जानती है, फर्स्ट मूवर को। बस आप अगर फर्स्ट मूवर हो, यानी आपने अगर प्रथम शुरू किया कोई भी चीज, वो दुनिया आपके नाम से आइडेंटिफाई कर देती है। उसके बाद वो कौन आए पता नहीं, और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अब जितनी भी वो नकल करेंगे, जितनी भी ऐड बनाएंगे, हमको उनकी इमेज नहीं बनेगी, हमको वो पहले वाले की इमेज बनेगी। अरे ये तो वैसे ही है, इनडायरेक्टली देख रहे इसका वीडियो है, लेकिन इमेज किसकी बन रही?
उसके अब्सेंस में उसकी जिसने पहले ये वीडियो बनाना लोकल एरिया में शुरू किया। पहले लोगों को बहुत बेवकूफ़ी लगी, कुछ लोगों को, अरे क्या कर रहा है ये, लेकिन जब उसका सेल बढ़ा, जब उसके फॉलोअर बढ़े, तो उसको मालूम पड़ा नहीं ये इफेक्टिव एड है, और फिर लोगों ने वो करने लगा। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केटिंग एक्टिविटी। क्या बोलूँगा इसको हम? मार्केटिंग एक्टिविटी। सो आज से सभी व्यापारी बच्चों, सभी ऐसे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक मिसाल, एक लेसन आपके लिए, फोकस ऑन योर एड्स, फोकस ऑन योर प्रमोशन। उस प्रमोशन के लिए अगर नहीं भी कमाना पड़े ना, आप करो। सुनो, एक प्रोडक्ट में मत कमाओ, सिर्फ विजिबिलिटी बढ़ाओ, विजिबिलिटी। बाकी अपने आप एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना आपका, दूसरे प्रोडक्ट पे हाई प्राइस भी जाना वो मना नहीं करेगा। आप देखो जितने भी किराने वाले आइटम्स हैं, किराने में दुकानदार होते हैं, वो अपने कस्टमर को कैसे रिटर्न करते बताओ, बता रहा। देखो, जो प्रोडक्ट दिखते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो प्रोडक्ट का भाव कम रख दो, वो प्रोडक्ट का भाव कम रख दो। और जो प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में दे, उसका बढ़ा दो प्रोडक्ट प्राइसिंग, आपको अपने आप प्रॉफिट में आएंगे। अब आप देखो, बीच में एक सुपर मार्केट बाजार आया था अकोला के अंदर, जो मधुर शुगर 2 रुपए किलो में दे रहा था। 2 रुपए किलो क्या दे रहा था वो? तो 2 रुपए किलो भैया, 30 रुपए वाला किलो का, तब 30 रुपए था वो शक्कर किलो का भाव, 2 रुपए में वो क्या पड़ेगा उसको? सुनो, उसका मेन टारगेट था ओनली अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करना मार्केट के अंदर। उसको पता था कि अगर मेरे पास एक बार कोई रिटेन हो गया कस्टमर, और उसको अगर मेरी सर्विस इफेक्ट लगी, तो वो अपने आप डबल रिपीटेड मोड में आएगा। आज भले नहीं कमा के गया, अगली बार तो कमा के देके जाएगा। और इसी प्रिंसिपल पे जोमेटो भी फेमस हो गया। जोमेटो का फर्स्ट डिलीवरी आपको फ्री था, जोमेटो ने अपने जेब से भर के दिया, लेकिन आपने जो एकदम रिचनेस फील किया जोमेटो के अंदर, आज जोमेटो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। समझा कुछ तुमको? अरे आ रहा? तो क्या सीखा आपने? फोकस ओनली, पहले कमाने का मत सोचो, पहले सोचो कि मैं कैसे तो भी रिटेन करूं। कैसे रिटेन करूं? कुछ तो भी वेरियस ऑफर्स देकर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केटिंग। द मार्केटिंग टर्म इज वाइडर देन वेयरहाउसिंग, बिकॉज वेयरहाउसिंग इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग ओनली। सो व्हाट इज क्लियर? समझा? पक्का? डन? और ये सब एक्टिविटी जहां होती है उसको बोलते हैं वेयर हाउस। क्या बोलते हैं उसको? तो आज के बाद गोडाउन में सिर्फ हम स्टोर नहीं करते, हम गोडाउन के अंदर 4 एक्टिविटी करते, 5। कौन कौन सी? स्टोर, ग्रेडिंग, पैकिंग, सैनिटाइजिंग और ब्रांडिंग। क्लियर? कोई भी कंपनी देख लो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ये सब एक्टिविटी गोडाउन में होता है, बैकबोन होता है, कस्टमर के सामने नहीं होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।